हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने जा रहे हैं और वो है थियोरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। थियोरीज को समझने से पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक दायित्व। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि एक इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो अपने देश के लॉज को और रूल्स को ओबे करे, उनके प्रति ओबीडियंस दिखाए, जैसे कि टैक्सेस पे करना इसका एग्जाम्पल है। और फिर आती हैं थियोरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये थियोरीज अपने पर्सपेक्टिव से डिफाइन करती हैं कि एक स्टेट में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सोर्स क्या होता है या आधार क्या होता है, इंडिविजुअल्स को क्यों स्टेट के लॉज और रूल्स को ओबे करना चाहिए, इसके बारे में ये बताती हैं। तो टोटल हम 7 ऐसी थियोरीज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। जितना मैं समझाऊंगी ना वो आपके लिए एप्ट होगा। और इन थियोरीज को कैटेगराइज करने के 3 तरीके हैं। पहला है थियोरीज ऑफ अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें हम रखते हैं फोर्स थियोरी को या डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मेजॉर को, डिवाइन राइट थियोरी को और कंजर्वेटिव थियोरी को। ये तीनों थियोरीज मानती हैं कि स्टेट के प्रति इंडिविजुअल की अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। वो स्टेट की अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उसको लॉज एंड रूल्स को फॉलो करना ही करना है। फिर आती है थियोरीज ऑफ लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें आती है आइडियलिस्ट एंड कंसेंट थियोरी। ये लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करती हैं कि मतलब हाँ, ये ड्यूटी है एक इंडिविजुअल की कि वो स्टेट के लॉज को फॉलो करे, लेकिन कुछ ग्राउंड्स पर वो उनको चैलेंज भी कर सकता है। और फिर आती हैं थियोरीज अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जिसमें आती है अनार्किस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। और ये मानती है कि स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आइए इनको समझते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स थ्योरी, विच इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ फोर्स मेजॉर। फोर्स मेजॉर का मतलब होता है सुपीरियर फोर्स। और इस थियोरी का बेसिक आइडिया क्या है कि इंडिविजुअल्स पनिशमेंट के डर से स्टेट की लॉ एंड कमांड को फॉलो करते हैं। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सोर्स क्या है? फियर या डर। स्टेट या राज्य को ये थियोरी एक सुपीरियर इंस्टीट्यूशन मानती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इंडिविजुअल्स को स्टेट को ओबे करना पड़ता है, या रादर हम ये कह सकते हैं कि जो रूलर होता है स्टेट का, जो अथॉरिटी को स्टेट के बिहाफ पर एक्सरसाइज करता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जनता को उसके द्वारा बनाए गए रूल्स और लॉज को फॉलो करना पड़ता है। जनता का कोई रोल नहीं होता है लॉ मेकिंग में। लॉज उनकी मर्जी से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि रूलर अपनी मर्जी से बनाता है। सिटीजन्स को तो सिर्फ उन्हें फॉलो करना होता है। और इन केस वो इन लॉज के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार से इनको फॉलो नहीं करते हैं या वायलेट करते हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती है। तो स्टेट फोर्स का प्रयोग करती है, बल का प्रयोग करती है सिटीजन को पनिश करने के लिए, अगर वो किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ना दिखाए तो। और इसी वजह से इंडिविजुअल की पोजीशन बहुत ज्यादा वीक होती है और रूलर की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। रूलर एक तानाशाह या डिक्टेटर की तरह काम करता है। इंडिविजुअल या सिटीजन्स के पास कोई फ्रीडम नहीं होती है। उन्हें फोर्सफुली लॉज को ओबे करना पड़ता है, उनकी मर्जी के अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा। और इस प्रकार ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन होता है जो कि फियर या डर पर बेस्ड होता है, चाहे वो पनिशमेंट का डर हो या किसी और हार्मफुल एक्शन का। और इस टाइप की पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का क्लासिक एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि अक्सर जो यहाँ के बारे में हमें सुनने को मिलता है वो बहुत सिमिलर है इस थियोरी के। हालांकि हम ये नहीं जानते कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। बट एनीवेज, दिस इज द फोर्थ थियोरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इस थियोरी को हम क्रिटिसाइज इस बेसिस पर कर सकते हैं कि ये फोर्स पर आधारित है, बल के प्रयोग को सपोर्ट करती है, मोरालिटी की बात नहीं करती है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि क्या कोई लॉ मॉरली सही है या गलत है, बिना कुछ सोचे समझे बस उसे फॉलो करना होता है।
ऑल्सो इंडिविजुअल के पास कोई राइट नहीं है रेजिस्टेंस का, उसके पास फ्रीडम ही नहीं है इनका विरोध करने की। तो ये इस थियरी की डीमेरिट्स हैं। इसके बाद आती है डिवाइन थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। डिवाइन का मतलब होता है दैवीय। तो इस हिसाब से डिवाइन थियरी का बेसिक आइडिया क्या होगा? इसका मानना है कि एक इंडिविजुअल को स्टेट के प्रति ओबीडियंस इसलिए दिखानी चाहिए क्योंकि राज्य की पावर डायरेक्टली गॉड से आती है। हेंस द नेम डिवाइन थियरी। हर धर्म के अपने अपने गॉड होते हैं और उन्हीं गॉड से स्टेट अपनी पावर्स डिराइव करती है, या हम कह सकते हैं कि उस स्टेट का रूलर या शासक भी, क्योंकि स्टेट की पावर को रूलर ही तो एक्सरसाइज करता है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन किस बेसिस पर है? रिलीजियस बेसिस पर। रिलीजन आधार है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का। गॉड ने ही स्टेट को क्रिएट किया है और उनकी इच्छा सभी पर बाइंडिंग है, और इसीलिए उन्हें गॉड की इच्छा या विल को ओबे करना है। जो रूल्स या कमांड्स एक रूलर द्वारा इशू की गई हैं, वो गॉड की विल को ही रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए उनको फॉलो करना चाहिए क्योंकि गॉड सुप्रीम है। और जो रूलर है वो क्या है? गॉड के द्वारा ही भेजा गया है, और रूलर अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है डायरेक्टली भगवान से या गॉड से, इसलिए कोई भी उस अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकता है। जो रूल जो लॉ वो बना दे वही अल्टीमेट है, आपको उसको फॉलो करना ही करना होगा, बेशक वो राजा या रूलर निरंकुश बन जाए, अपनी जनता पर ही अत्याचार करने लगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक जस्टिफिकेशन दिया गया है। अगर राजा अत्याचार करता है दैट मीन्स कि जनता ने कोई गुनाह किया होगा और ये उस गुनाह की सजा है या पनिशमेंट है, और इसीलिए उन्हें उस अत्याचार को सहना चाहिए। तो लोगों के पास कोई राइट नहीं है रेजिस्टेंस का, ना ही रूलर के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का रिबेलियन करने का। और ऐसा नहीं है कि ये थियरी कोई हवा में तीर है, ये प्रेवलेंस में रह चुकी है ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। इवन जेम्स वन, जो कि इंग्लैंड के रूलर रह चुके हैं, वो अपनी अथॉरिटी को डिवाइन थियरी के बेसिस पर जस्टिफाई करते थे। और डिवाइन थियरी के सपोर्टर हैं रॉबर्ट फिल्मर। ये जस्टिफाई करते थे इस थियरी को और वाकई में मानते थे कि किंग अपनी पावर गॉड से ही डिराइव करते हैं। तो इस थियरी की डीमेरिट क्या होगी? सबसे पहले तो मॉडर्न एज में ये इररेलेवेंट हो चुकी है। कंटेम्पररी टाइम्स में मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, सभी लोग डेमोक्रेसी पसंद करते हैं, इवन मोनार्की भी लिमिटेड हो गई है। तो ऐसे में इस प्रकार की थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इररेलेवेंट हो जाती है। ये भी मॉरल ग्राउंड पर बेस्ड नहीं है, इंडिविजुअल को बस लॉज को फॉलो करना है, चाहे कोई लॉ नैतिक आधार पर सही हो या नहीं। और ना ही एक इंडिविजुअल के पास ये राइट है कि वो इविल रूलर या रेजीम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दिखा सके। वो किसी भी प्रकार का विरोध नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक द फोर्स थियरी। तो ये होती है डिवाइन थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि रिलीजियस ग्राउंड पर अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को जस्टिफाई करती है। अगली थियरी हमारी आती है कंजर्वेटिव थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत। अब रूढ़िवादिता की बात हो रही है तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, क्योंकि कंजर्वेटिव थियरी परंपराओं को, रीति रिवाजों को इंपॉर्टेंस देती है। तो इस थियरी का क्या बेसिक आइडिया होगा पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को लेकर? कि इंडिविजुअल को स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इसलिए दिखानी चाहिए क्योंकि स्टेट कस्टम्स और ट्रेडिशंस के एवोल्यूशन का रिजल्ट है। आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। कंजर्वेटिव थियरी के मेन सपोर्टर्स या एक्सपोनेंट्स हैं एडमंड बर्क और माइकल ऑक्सशॉट। दोनों ही इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, और जैसा कि मैंने पहले बताया, कंजर्वेटिव थियरी कस्टम्स और ट्रेडिशंस को इंपॉर्टेंस देती है और ये मानती है कि स्टेट जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है वो भी कई सालों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस का ही रिजल्ट है, और इसीलिए इंडिविजुअल को इस अथॉरिटी के प्रति अपनी ओबीडियंस दिखानी चाहिए।
और एक सिटीजन को या एक इंडिविजुअल को अपनी स्टेट के रूल्स और लॉज को क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि स्टेट जो है वो कस्टम्स का रिजल्ट है, ऐसे कस्टम्स जो समय के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। इसलिए आपने सुना होगा अक्सर कि जो कंजर्वेटिज्म है ये बात करता है हिस्ट्री की, ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने की। यहां तक कि ये थियरी तो ये भी मानती है कि एक देश के जो लॉज होते हैं वो भी कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि इसमें मैं हमेशा हिंदू मैरिज का एग्जाम्पल देती हूँ कि 7 फेरे एक कस्टम है और इस कस्टम को हमारे हिंदू मैरिज एक्ट द्वारा एक लीगैलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। इस प्रकार कंजर्वेटिव थियरी ट्रेडिशनल वैल्यूज और कस्टम्स को सपोर्ट करती है और यही इसका आधार बन जाता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का। और ये मानती है कि स्टेट समय के साथ साथ इवॉल्व हुई है, एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आई है और ये बहुत स्लोली अडेप्ट करती है चेंजेस के प्रति। इसलिए हमें रैडिकल चेंज लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो इंडिविजुअल की ड्यूटी है कि वो स्टेट की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करे, उसको ओबे करे, स्टेट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड लॉज को फॉलो करे, रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश ना करे और ऐसा कोई भी एक्शन जो ट्रेडिशनल रीति रिवाज और प्रथाओं के खिलाफ होगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई चेंज लाना भी है ना तो उसको धीरे धीरे लाया जाए, पीसफुल तरीके से। तो ये होती है कंजर्वेटिव थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सोर्स क्या मानती है? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। और यही इसका एक डीमेरिट भी है। एक तो ये कस्टम्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है, दूसरा ये मानती है कि कस्टम्स के अगेंस्ट कोई भी अगर एक्शन लिया जाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर एक स्टेट में कोई ऐसी मूवमेंट भी चल रही है जो पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ है उसको एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। और इसीलिए कंजर्वेटिव थियरी के जो सपोर्टर्स होते हैं वो एबॉर्शन राइट्स और एलजीबीटीक्यू राइट्स के अगेंस्ट होते हैं। इसके अलावा आप यहाँ एडमंड बर्ग के बारे में बता सकते हैं। एडमंड बर्ग जो थे, अमेरिकन रेवोल्यूशन को उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी उन्होंने तारीफ करी क्योंकि उनका मानना था कि ये रेवोल्यूशन कस्टम्स और ट्रेडिशंस पर बेस्ड थी। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन को वो क्रिटिसाइज करते थे क्योंकि वो मानते थे कि जिन आइडियाज पर फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ी गई है, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, वो आइडियाज ट्रेडिशंस पर आधारित नहीं है। दूसरा डीमेरिट ये है कि नॉट ऑल कस्टम्स आर यूजफुल एंड नॉट ऑल कस्टम्स आर मॉरली गुड एज वेल। सारे कस्टम्स अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि एक कस्टम तो सती सिस्टम भी था, तो इसीलिए सभी कस्टम्स यूजफुल नहीं होते हैं। अब आ जाते हैं कंसेंट या कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर। देखिए यहां से चीजें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ये थियरी बात करती है लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की इंस्टेड ऑफ अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। और इसीलिए मैंने यहां पर कलर थीम को भी चेंज कर दिया। एज यू कैन सी टाइटल का कलर पर्पल है इंस्टेड ऑफ रेड। तो ये थियरी इंस्पायर्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी से। तो इस थियरी का बेसिक आइडिया क्या बनेगा कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सोर्स क्या होता है या स्रोत क्या होता है? कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति। और ये थियरी इमर्जेंस में आई थी ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी, जिसके मेन सपोर्टर्स हैं, एज वी ऑल नो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरीज क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले एक स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था। कोई इसको स्टेट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस बताता है और कोई इसे पीसफुल बताता है, लाइक लॉक। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिससे स्टेट एग्जिस्टेंस में आती है और स्टेट का जो रूलर होता है उसको पॉलिटिकल अथॉरिटी मिलती है जो कि लोगों के कंसेंट पर आधारित होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थियरी मानती है कि जो रूलिंग अथॉरिटी है वो लोगों के कंसेंट पर बेस्ड होनी चाहिए। एक सरकार सिर्फ वही पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है जो कि उसे सिटीजन्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है और एक सिटीजन को वही रूल्स और लॉज ऑब्जर्व करने चाहिए
जो कि उसके कंसेंट या सहमति पर आधारित हों। यानी कि अगर ऐसा कोई रूल है या लॉ है जो कि लोगों की मर्जी के बिना बनाया गया है, तो उसको जनता को फॉलो नहीं करना चाहिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट मानते थे कि अगर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को वायलेट करती है, तो लोगों के पास उसकी अथॉरिटी को रेजिस्ट करने का अधिकार है। वो सरकार की अथॉरिटी का विरोध कर सकती है। हालांकि ऐसा सिर्फ लॉक और रूसो सपोर्ट करते हैं। हॉब्स का जो सॉवरन था वो पावरफुल था, एक तरीके से टोटलिटेरियन था, जहां पर लोगों के पास राइट टू रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये होती है कंसेंट या कॉन्ट्रैक्ट थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, जो कि कंसेंट को आधार मानती है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का, कि हमें लॉज एंड रूल्स को इसलिए फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो लोगों के कंसेंट या सहमति पर आधारित होते हैं। इस थियरी की डिमेरिट ये है कि इसको एक फिक्शन माना गया है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है कि कोई स्टेट ऑफ नेचर एग्जिस्ट करती थी, उसके बाद स्टेट आई। ये सिर्फ एक स्टोरी की तरह साउंड होता है, एक फिक्शन की तरह साउंड होता है। फिर इसके बाद आती है आइडियलिस्ट थियरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आइडियलिस्ट थियरी होता है आदर्शवादी सिद्धांत। आइडियलिस्ट थियरी स्टेट को एक एथिकल इंस्टीट्यूशन मानती है, जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स पर आधारित होता है। और इसका मानना है कि स्टेट एक एंड होता है और इंडिविजुअल एक मीन्स होता है या माध्यम होता है, विच मीन्स कि स्टेट इंडिविजुअल से सुप्रीम है। ये इंसान की रैशनैलिटी या तार्किकता को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का सोर्स मानती है। इस थियोरी का मानना है कि ह्यूमंस, जो कि एक रैशनल क्रिएचर हैं, वो अपना बेस्ट अचीव कर सकते हैं स्टेट के प्रति ओबीडियंस दिखा के, स्टेट के लॉज और रूल्स को फॉलो करके। सो दैट मीन्स इस थियोरी का बेसिक आइडिया क्या हुआ कि आपको स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्यों दिखानी चाहिए, ताकि आपका बेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट हो सके। और इस थियोरी के मेन एक्सपोनेंट्स हैं हीगल और टीएच ग्रीन। हीगल का फुल नेम था जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल। तो ये थियोरी एग्जिस्टेंस में आती है अराउंड 19th सेंचुरी। नाउ इस थियोरी के अंदर ना दो सेपरेट व्यू पॉइंट्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हीगल की। हीगल बात करते थे अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की। उनका मानना था कि हमें स्टेट की अथॉरिटी को ना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट जो है वो एक तरीके से धरती पर भगवान का रूप है। लेकिन फिर आई टीएच ग्रीन। उनका मानना था हम सिटीजन से अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सिटीजन्स को सिर्फ ऐसे रूल्स और लॉज को फॉलो करना चाहिए जो कि मोरालिटी या नैतिकता पर आधारित हो, क्योंकि ये थियोरी स्टेट को एक एथिकल इंस्टीट्यूशन मानती है जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, विच मीन्स कि ऐसे एक्शंस जिनका एक मॉरल एंड है, उनके प्रति सिटीजन्स को ऑब्लिगेशन दिखानी चाहिए। ये थियोरी मानती है कि इंसान एक रैशनल क्रिएचर है, उसके पास सही को गलत से डिफरेंशिएट करने की क्षमता है, वो अपनी तार्किकता का प्रयोग कर सकता है, और स्टेट अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी है, अपने आप में वो पूरी है, एक कंप्लीट एंटिटी है। और क्योंकि एक एथिकल इंस्टीट्यूशन है, ये इंडिविजुअल के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकती है, और इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कभी भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो सकता है या कोई एंटीथीसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट के इंटरेस्ट हैं वो ही इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट हैं। ऐसा इस थियोरी का मानना है। तो जो रूलर्स हैं वो लोगों के हक में सोचते हैं, जनता के हक में सोचते हैं, इसलिए सिटीजन्स को पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन दिखानी चाहिए। स्टेट भी नैतिकता पर आधारित एक इंस्टीट्यूशन है और इंडिविजुअल के पास तार्किकता है, रैशनैलिटी है, वो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसीलिए दोनों के बीच में कभी भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो सकता है। और इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट या विकास तभी अचीव कर सकता है जब वो स्टेट के प्रति ऑब्लिगेशन दिखाए, स्टेट के लॉज और रूल्स को फॉलो करे, उसकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज ना करे। हाँ, लेकिन अगर वो मोरालिटी से भटकती है तब उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा सकता है। दैट्स वाई एक लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की थियोरी है। और डीमेरिट इसका क्या बनेगा कि ये हाईली फिलोसॉफिकल है।
मॉरल प्रिंसिपल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। वहीं इसका जो एक व्यू पॉइंट है विच इज सपोर्टेड बाय हीगल, इसको हम एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं या एक्सट्रीम व्यू पॉइंट भी बोल सकते हैं। वो राइट टू रेजिस्टेंस के अगेंस्ट है कि हम अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हालांकि टीएच ग्रीन इसको अलाउ करते हैं। तो ये होती है आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अब आ जाती है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यहां से कलर थीम चेंज हो गई है टाइटल की, क्योंकि ये है थियोरी अगेंस्ट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, विच इज द ऑपोजिट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, कि हमें स्टेट के लॉज और रूल्स के प्रति रेजिस्टेंस दिखानी चाहिए, उनको रेजिस्ट करना चाहिए। और मार्क्सिस्ट थियोरी को तो मैं पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूं। इस थियोरी का मानना है कि हमें यानी कि इंडिविजुअल को स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि स्टेट सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के लिए काम करती है। यही तो मार्क्सिस्ट थियोरी मानती है कि एक स्टेट में दो क्लासेस होती हैं, एक डोमिनेटिंग या डोमिनेंट और दूसरी डोमिनेटेड। और डोमिनेटिंग क्लास डोमिनेटेड क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है और सारे सुपरस्ट्रक्चर को भी वो कंट्रोल करती हैं। स्टेट भी एक ऐसा ही इंस्टीट्यूशन है जिसको कि डोमिनेटिंग क्लास द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट स्टेट का तो पर्पस ही यही है कि जो डोमिनेटिंग क्लास है उसका भला किया जाए और सोसाइटी में उस क्लास की डोमिनेंस को मेंटेन किया जाए। ये काम होता है स्टेट का। और कैपिटलिस्ट स्टेट में डोमिनेटिंग क्लास होती है कैपिटलिस्ट क्लास या बुर्जुआसी। वहीं डोमिनेटेड क्लास में आते हैं वर्कर्स। और इसीलिए इंडिविजुअल को स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ये क्लास डिवीजन को फेवर करती है, एक पर्टिकुलर क्लास को सपोर्ट करती है। एंड दैट्स व्हाई द वर्कर्स हैव एन ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द स्टेट। वो स्टेट की अथॉरिटी को रेजिस्ट करें, उसका विरोध करें। और वर्कर्स की ऑब्लिगेशन किसके प्रति होनी चाहिए? वर्किंग क्लास के प्रति, इंस्टेड ऑफ द स्टेट। तभी तो वर्कर्स अपने आप को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? एक वर्कर्स रेवोल्यूशन, जिससे कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर दिया जाएगा और फिर एस्टैब्लिश होगी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी। अगर मेरी मार्क्सिस्ट थियोरी पर वीडियोस देखी हैं तभी ये बात समझ में आएगी। तो ये एक सोशलिस्ट स्टेट होगी। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोलेटरी स्टेज में लोगों की ऑब्लिगेशन किसके प्रति होगी? ये होगी टुवर्ड्स द वर्कर्स या प्लोलेटरी। और उसके बाद एस्टैब्लिश होगी फाइनली द कम्युनिस्ट सोसाइटी, जहां पर एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। और ऐसे में इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशन या दायित्व किसके प्रति होगा? सोसाइटी के प्रति। इसी को कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। तभी मैंने ऊपर मेंशन किया है फ्रॉम पॉलिटिकल टू सोशल ऑब्लिगेशन। पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के तो अगेंस्ट थे ये, पर सोशल ऑब्लिगेशन को ये सपोर्ट करते हैं। ये होती है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अलग तरीके की थियोरी है। स्टार्ट करती है एंटी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से और एंड होती है एक तरीके से पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन पर ही, जिसको नाम दे दिया गया है सोशल ऑब्लिगेशन का। ये आपको सोसाइटी की बातें माननी है, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, क्योंकि कम्युनिस्ट सोसाइटी में तो कोई स्टेट नहीं होगी, ना कोई क्लास होगी। अलग अलग इंडिपेंडेंट एसोसिएशंस होंगी एक सोसाइटी में। और इस थियोरी के एक्सपोनेंट्स हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, रोजा लग्जमबर्ग। मेन डीमेरिट यही है इस थियोरी का कि जिस चीज के ये खिलाफ है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, उसी को ये सोशलिस्ट सोसाइटी में अलाउ कर रही है। और सिर्फ सोशलिस्ट सोसाइटी में ही नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में भी इसको अलाउ कर रही है। बट मेन बात ये आती है कि ऑब्लिगेशन को तो सपोर्ट कर रही है ना। सो दिस इज द मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। The last and final theory is the anarchist theory of political obligation. इसको हम anarchist perspective भी कह सकते हैं of political obligation, क्योंकि ये अपने आप को एक थियोरी नहीं मानते हैं। अनार्किस्ट भी यही कहते हैं कि हमें स्टेट के प्रति ऑब्लिगेशन नहीं दिखानी चाहिए,
स्टेट को रेजिस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट के ही अगेंस्ट हैं, और सिर्फ स्टेट के ही अगेंस्ट नहीं बल्कि उसकी सारी मशीनरीज के, चाहे आर्म्ड फोर्सेस हों या इंटेलिजेंस एजेंसीज हों या हमारी ब्यूरोक्रेसी। इनका मानना है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है वो इलेजिटिमेट होती है, लीगल तरीके से उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट तो फोर्स पर आधारित एक इंस्टीट्यूशन है, एक कोर्सिव इंस्टीट्यूशन है, जो कि फोर्स या बल से रिलेटेड टेक्निक्स को यूज करता है अपने आप को पावर में रखने के लिए, और इसीलिए ये एक करप्ट और अनजस्ट सोसाइटी के लिए सूटेबल है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर करप्शन हो, जहां पर जस्टिस ना हो, क्योंकि स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ करप्ट लोग ही डोमिनेट करेंगे, जो कि माइट इज राइट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, और इसीलिए ये सपोर्ट करते हैं स्टेट के अबॉलिशन का और इसकी अथॉरिटी का। इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट के प्रति पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन नहीं दिखानी चाहिए, उसके लॉज और रूल्स के प्रति किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशन नहीं दिखाना चाहिए, और एक नई सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए जिसमें कि सभी ह्यूमंस फ्री हों, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, वो आपस में ही खुद के रिलेशंस को मेंटेन या रेगुलेट करें, और इसीलिए ये नेगेटिव पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को सपोर्ट करते हैं कि स्टेट को रेजिस्ट करना चाहिए। और इस व्यू के मेन एक्सपोनेंट्स हैं पीजे प्रोडा और पीटर करोपत्किन, और अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव प्रॉपरली एग्जिस्टेंस में आया टुवर्ड्स द 20th सेंचुरी। तो ये होता है अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा थियोरीज ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि हमने टोटल 7 थियोरीज को समझा, जिनमें से फोर्स थियोरी, डिवाइन राइट थियोरी एंड कंजर्वेटिव थियोरी अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करती है। आइडियलिस्ट और कंसेंट थियोरी लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करती है। वहीं अनार्किस्ट और मार्क्सिस्ट थियोरी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट है। तो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।